हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्लस टू बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के का नेक्स्ट पार्ट यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्री मेंडेलियन कंसेप्ट्स के बारे में, यानी कि मेंडल से पहले जो लोगों का मानना था फॉर कैरेक्टर ट्रांसमिशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा फॉर 34 लॉन्ग इयर्स तक। और साथ ही साथ हम बात करेंगे गार्डन पी प्लांट पर, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्लांट था मेंडल का। और एट लास्ट हम लोग बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अपना पहला टॉपिक होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जैसा कि आप लोग उनको जानते होंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो थोड़ा सा उनके बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में सिसिलिया ऑस्ट्रिया में हुआ। ठीक है, 22 जुलाई 1822 को सिसिलिया ऑस्ट्रिया के अंदर एक फार्मर फैमिली के अंदर इनका जन्म हुआ। यानी कि इनके जो फादर थे वो एक जो स्मॉल फार्म जो था वो चलाते थे, किसान थे। बचपन से ही ये पढ़ने में होशियार थे। ठीक है, 1843 में ही वाज एडमिटेड टू Augustinian monastery। ठीक है, 1843 में when he was just 21 years old उन्होंने ज्वाइन की क्या, ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री। और इसी मोनेस्ट्री में इन 1847 he was made a priest। ठीक है, यानी कि एट द एज ऑफ 25 इयर्स, ठीक है, 21 साल की उम्र में इन्होंने ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया था और 25 साल की उम्र में ये उसी मोनेस्ट्री में प्रीस्ट बना दिए गए। ठीक है, इसके बाद ये 1851 में इन 1851 he went to University of Vienna for studying maths and natural sciences। ठीक है, 1851 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में एनरोल किया और वहां पर इन्होंने मैथ्स और नेचुरल साइंसेस के बारे में पढ़ा। 1854 में इन 1854 he was appointed as a teacher of physics and natural sciences and in higher secondary school at Brunn। जो ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री थी वो भी ब्रन में थी और 1854 में इन्होंने टीचर की जो इनका प्रोफेशन था वो स्टार्ट किया, टू टीच फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेस। कहां पर, हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रन में। ठीक है, ही continued this
profession for 14 years until he was made an abbot at ब्रन। ब्रन में जो ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री थी जहां पर इन्हें पहले प्रीस्ट बनाया गया था, वहां पर 1868 में इन्हें हाईएस्ट पोस्ट एबट के तौर पर अपॉइंट किया गया। तब इन्होंने टीचिंग जो थी वो छोड़ी, वरना इन्होंने लगातार 14 लॉन्ग ईयर्स तक अपना जो टीचिंग प्रोफेशन था वो कंटिन्यू रखा। और इसी दौरान यानी कि अपने टीचिंग प्रोफेशन के दौरान ही इन्होंने अपने जो वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट थे वो स्टार्ट किए। he started or he conducted his famous experiments on garden pea plant during 1856 to 1863। 1856 से 1863 तक इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे, फेमस एक्सपेरिमेंट जो थे गार्डन पी प्लांट पर, वो कंडक्ट किए। ठीक है, he selected 34 pairs of pea plant varieties initially, which later reduced to 22 and then 7 pairs of varieties for his experiments। इन्होंने 34 पेयर पी प्लांट वैरायटीज की सिलेक्ट किए। सबसे पहले कितने 34 पेयर्स, जिनका नंबर बाद में 22 तक रिड्यूस हुआ, और एट लास्ट 7 पेयर्स, पेयर का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाली जो वैरायटीज थी उनके लिए बोला जा रहा है। 7 पेयर ऑफ पी प्लांट वैरायटीज इन्होंने एट लास्ट रखी फॉर कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए आगे। He used statistical analysis. He used statistical analysis and mathematical logic for solving out problems of biology। देखिए उस टाइम तक जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, उस टाइम तक जो बायोलॉजिस्ट थे वो बहुत अनफेमिलियर थे मैथ्स के यूज के, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का यूज जो था वो बायोलॉजिस्ट नहीं किया करते थे उस टाइम। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक मेथड जो थे उनको इस्तेमाल किया। ठीक है, his observations or his generalizations were read out at the 2 meetings of Natural History Society
ऑफ ब्रन, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स से मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशंस बनाई थी, डेवलप की थी, उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ जनरलाइजेशन जो थी वो जनरेट की थी। उन जनरलाइजेशन की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन में 2 बार चर्चा की गई। ये कब हुआ? इन 1865 में, ठीक है। और मेंडल का जो फर्स्ट पेपर था, इस फर्स्ट पेपर जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, was published in Proceedings of Natural Science Society। इन एक साल बाद, यानी कि मीटिंग्स के एक साल बाद, यानी कि 1866 में इनका जो पेपर था वो पब्लिश किया गया। जर्नल का जो नाम था वो था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी इन 1866। इन्होंने अपना फर्स्ट पेपर जो कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था वो पब्लिश किया एक जर्नल में जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी एट ब्रन, ठीक है। लेकिन इनका जो काम था, इनके जो रिजल्ट्स थे, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे, ठीक है। उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। और लेटर बाद में, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो जैसे डिप्रेस हो ही जाते हैं सभी, हम लोग भी हो जाते हैं, ये भी काफी ज्यादा डिस्पेरिटी में चले गए, डिप्रेस हो गए थे। और लेटर इन 1884 later he died in 1884, 1884 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। यानी कि इनका जन्म हुआ 1822 और डेथ हुई 1884, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मेंडल के बारे में ये तो हम लोगों ने जान लिया कि मेंडल ने का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कब क्या किया, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स अपने कंडक्ट किए 1856 से 1863 तक, ठीक है। और अपने जनरलाइजेशंस, एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा, मेंडल ने कभी लॉज या प्रिंसिपल्स नहीं बनाए। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन रिजल्ट्स से उन्होंने अपने जनरलाइजेशंस जो थी वो डेवलप की थी। लॉज या प्रिंसिपल्स बाद में बनाए गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हम लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रीजंस है, रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा फॉर 34 लॉन्ग इयर्स। इसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो रीजंस देखिए, सबसे पहला रीजन देखिए, मेंडल ने जिस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया था, मेंडल ने जिस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया था, मैं नाम रिपीट कर देता हूं, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, ठीक है। वो काफी लेस पॉपुलर था, लोग बहुत ही कम लोगों तक वो पहुंचता था, काफी कम लोगों ने इनके पेपर को उस टाइम पढ़ा। तो सबसे पहला रीजन क्या रहा, His paper was published in a very less popular journal,
एक रीजन ये भी रहा क्योंकि ज्यादा बायोलॉजिस्ट के पास की पहुंच में वो आया ही नहीं, तो इनके काम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा पाया। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन क्या था, मेंडल जो थे वो खुद श्योर नहीं थे अपने रिजल्ट्स को लेकर के। ठीक है, एक साइंटिस्ट से जब चर्चा की मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बारे में, साइंटिस्ट का नाम था नागेली। ठीक है, नागेली नाम के एक साइंटिस्ट से मेंडल ने चर्चा की और नागेली ने मेंडल को सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की सलाह दी। ठीक है, नागेली ने जिस प्लांट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की सलाह दी थी उसको हम जानते हैं हॉकवीड के नाम से। ठीक है, अब मेंडल ने जब हॉकवीड के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, हॉकवीड्स के ऊपर जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल अलग थे। मेंडल ने देखा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो नहीं अपीयर हो पा रहा। ठीक है, जिसमें जब हॉकवीड के ऊपर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो इन्होंने देखा कि जो फादर प्लांट है उसके कैरेक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं और जो मदर प्लांट है सिर्फ वही अपने कैरेक्टर्स जो है बार बार हर जनरेशन में शो कर रहा। ठीक है, तो मेंडल जो थे इस वजह से बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन हॉकवीड he was not sure about his findings because he failed to reproduce the same results in his experiments on hawkweed plant। देखिए मेंडल का जो दूसरा रीजन था कि क्यों वो अनरिकॉग्नाइज रह गए, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं थे अपने रिजल्ट्स को लेकर के। ठीक है, अपने रिजल्ट्स को लेकर के खुद श्योर क्यों नहीं थे, क्योंकि नागेली नाम के एक और बायोलॉजिस्ट ने उनको सिमिलर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए थे वैसे ही एक्सपेरिमेंट नागेली ने मेंडल को बोला कौन से प्लांट पर करने के लिए, हॉकवीड प्लांट पर। तो हॉकवीड प्लांट पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तब सिमिलर रिजल्ट्स, यानी कि पी प्लांट में जैसे रिजल्ट अवेलेबल हुए वैसे रिजल्ट्स हॉकवीड प्लांट में अवेलेबल नहीं हो पाए। ये भी एक वजह रही मेंडल के वर्क के अनरिकॉग्नाइज्ड रहने की। हालांकि बाद में यह पता लगा कि जो हॉकवीड प्लांट था वो एपोमिक्टिक है। ठीक है, पार्थिनोजेनेटिक आप बोल सकते हैं, एपोमिक्टिक है, यानी कि उसमें जो डिप्लॉयड सेल है ओव्यूल का वही एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। तो एपोमिक्टिक प्लांट था इसलिए वो मेंडल को रिजल्ट नहीं दे पाया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन जो है वो क्या रहा कि मेंडल के जो रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखे गए वो गलत टाइम पर रख दिए उन्होंने। ठीक है, मेंडल ने जिस टाइम अपने रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखे, साइंटिफिक वर्ल्ड के सामने रखे, एट दैट टाइम मींस in 1859 डार्विन हैज प्रपोज जो डार्विन था उसने अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो थी वो दुनिया के सामने रख दी थी। ठीक है, जो मेंडल का वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। इसका एक कारण ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो डार्विनियन थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो भी एक कारण रहा मेंडल के वर्क के अनरिकॉग्नाइज्ड रहने का। ठीक है, the scientific world at that time was preoccupied by Darwin's theory, origin of
स्पीसीज। डार्विन ने जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये प्रपोज की थी 1859 में। तो इस थ्योरी ने दुनिया को हिला रखा था, ठीक है। उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस थ्योरी को समझने की कोशिश में लगे थे और उसी टाइम मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो उनके सामने रखे। तो दुनिया वाले पहले एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर से दूसरी कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ गई तो उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया, अनरिकॉग्नाइज्ड रहने दिया, ठीक है। एक और पॉइंट, Mendel used statistical analysis and mathematical logic which was unfamiliar to biologists of that time। भी था तो ये बहुत अच्छा है, इन्होंने जो मैथमेटिकल लॉजिक का और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो इस्तेमाल किया था बहुत अच्छा इनका स्टेप था रिजल्ट जनरेट करने के लिए। लेकिन उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो अनफेमिलियर थे। मैथमेटिकल लॉजिक या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड थे या मैथ्स के जो मेथड थे उनका यूज बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाए, इस चीज से अनफेमिलियर थे। ये भी एक रीजन रहा मेंडल के वर्क का अनरिकॉग्नाइज रहने का, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि जो मेंडल की पर्सनैलिटी थी, ठीक है, मेंडल की पर्सनैलिटी में अग्रेसिवनेस नहीं थी, यानी कि वो अपने रिजल्ट्स को दुनिया के सामने फुल स्ट्रेंथ के साथ रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन पर्सनैलिटी की वजह से। तो ये भी एक रीजन हम कंसीडर कर सकते हैं मेंडेलियन वर्क के अनरिकॉग्नाइज्ड रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दूसरा टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया और इंडिपेंडेंटली किया गया। एक साइंटिस्ट ने नहीं किया, तीन साइंटिस्ट्स ने, तीन बायोलॉजिस्ट्स ने मिलकर के, इवन तीन बॉटनिस्ट ने मिलकर के, ठीक है, अलग अलग लेवल पर, अपने अलग अलग लेवल पर इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। उन तीन साइंटिस्ट का नाम पर हम टॉपिक कर रहे हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तीन साइंटिस्ट, थ्री साइंटिस्ट और थ्री बॉटनिस्ट आप लिख सकते हैं सीधा। थ्री बॉटनिस्ट नाम थे ह्यूगो डी वाइसेस फ्रॉम हॉलैंड। कहां से? हॉलैंड से। ये वर्क कर रहे थे किस पर? इनोथेरा प्लांट के ऊपर। दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी। ये वर्क कर रहे थे जीनिया नाम से एक प्लांट पर, पी के ऊपर भी वर्क कर रहे थे और मेज के ऊपर भी, यानी कि तीन प्लांट्स के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। और जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो थे एरिक वॉन शेरमैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये कहां से थे? ये थे ऑस्ट्रिया से। ये भी वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये जो तीन साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वाइसेस जो कि हॉलैंड से थे, ये काम कर रहे थे अपने इनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर। एक थ्योरी आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी, वो इन्हीं के द्वारा दी गई है, इन्हीं के द्वारा प्रपोज की गई है। उसमें भी इनोथेरा लेमार्कियाना का नाम आता है। दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी से थे। ये तीन प्लांट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, जीनिया पी प्लांट एंड मेज प्लांट। और जो तीसरे साइंटिस्ट थे वो खुद ऑस्ट्रिया से थे, एरिक वॉन शेरमैक।
ये कई तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। तीनों साइंटिस्ट अपना इंडिपेंडेंट वर्क कंडक्ट कर रहे थे और तीनों ने मेंडल के जो रिजल्ट्स थे इनको रिप्रोड्यूस किया, रीडिस्कवर किया, मेंडेलियन रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था रिकंडक्ट करने के बाद में वैसे ही रिजल्ट्स, जैसे मेंडल को रिजल्ट्स मिले थे वैसे ही रिजल्ट्स इन तीनों को भी अवेलेबल हुए। उसके बाद अब इनमें से कार्ल कोरेंस एक इंपॉर्टेंट नाम है। कार्ल कोरेंस ने रेज कर दिया किसको? कार्ल कोरेंस रेज्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, कार्ल कोरेंस रेज्ड द स्टेटस ऑफ टू जनरलाइजेशन of Mendel to the level of laws of heredity। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मेंडल ने कोई प्रिंसिपल या लॉज प्रपोज नहीं किए थे, ठीक है। उन्होंने जनरलाइजेशन प्रोवाइड की थी, 4 जनरलाइजेशन थी, उनमें से 2 को लॉज ऑफ हेरिडिटी या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लेवल पर अपग्रेड किया या करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? कार्ल कोरेंस के द्वारा, ठीक है। इन्होंने आउट ऑफ द 4 जनरलाइजेशंस ऑफ मेंडल 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सी 2 जनरलाइजेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको ये जो 2 जनरलाइजेशन थी इनको लॉज के लेवल पर अपग्रेड किया, ठीक है। बाकी के जो 2 जनरलाइजेशन थी वो वेरिएबल प्रिंसिपल्स हैं जिनमें लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है। दे आर स्टिल वेरिएबल प्रिंसिपल्स, उनको लॉ कंसीडर नहीं करते हैं। लॉज सिर्फ 2 ही कंसीडर किए गए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा ह्यूगो डी वेराइसिस ने एक काम और किया था। ह्यूगो डी वेराइसिस रीपब्लिश्ड द original paper of Mendel in the journal फ्लोरा जर्नल में मेंडल के ओरिजिनल पेपर को रिपब्लिश किया इन 1901 में। ये काम ह्यूगो डी वेराइसिस ने किया था। मेंडल का जो ओरिजिनल पेपर जो था उसको रिपब्लिश करवाया गया फ्लोरा नाम के एक जर्नल में 1901 में। और इसके बाद मेंडल को और इन तीनों को नोबेल प्राइज जो था फॉर द experiments on to understand the transmission of characters या to understand the heredity, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को भी। और साथ ही साथ ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो उपाधि है उससे भी नवाजा गया, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाने लगा। ये है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। अब एक चीज मैं शायद यहाँ बताना भूल गया, ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये कंडक्ट किए 1900 में, ठीक है। जबकि मेंडल की जो डेथ थी वो हो गई थी 1884 में, यानी कि मेंडल की डेथ के 16 साल बाद जाकर के 3 साइंटिस्ट ने जब उनके वर्क को रीडिस्कवर किया तब दुनिया ने मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। 16 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। यानी कि मौत के भी 16 साल बाद तक
उस वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। 16 साल बाद जब 3 साइंटिस्ट ने उनको रीडिस्कवर किया, मेंडल के पेपर को पढ़ा वापस से, दुनिया के सामने रखा वापस से, तब जाकर के मेंडल के एक्सपेरिमेंटल वर्क को पहचान मिली, अप्रिशिएट किया गया और फादर ऑफ जेनेटिक्स के उपाधि से उनको नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गार्डन पी प्लांट, जिसको हम बोल देते हैं पाइसम स्टीवम। ठीक है, पाइसम स्टीवम। देखिए जो प्लांट है डिप्लॉयड स्टेट में, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 2n=14। ठीक है, यानी कि इसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? ठीक है, इसका एक रीजन तो ये है कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में नेचुरल साइंसेस पढ़ रहे थे, उस दौरान भी वो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने 1854 में पी प्लांट में एक पेस्ट इन्फेस्टेशन को पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग एक पेपर भी लिखा था। ठीक है, तो पी प्लांट से वैसे तो काफी पुराना नाता रहा था मेंडल का। ठीक है, 1854 में पहले भी वो उसके ऊपर काम कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने की बात आई तो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बेसिस पर। हम डिस्कस करेंगे वही स्पेसिफिक पॉइंट। सबसे पहले तो ये एक एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट विद शॉर्ट लाइफ स्पान। ठीक है, एनुअल प्लांट का मतलब सिंगल सीजन में ये कंप्लीट अपना पूरा लाइफ स्पान कंप्लीट कर लेता है। जर्मिनेट होने से लेकर के सीड प्रोड्यूस करने तक ये अप्रोक्सीमेट 3 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये एनुअल प्लांट है और शॉर्ट लाइफ स्पान है इसका। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स और काफी ज्यादा बड़े मात्रा में बीज प्रोड्यूस करता है, बीजों को बनाता है। ठीक है, फिर बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिख सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन as well as controlled cross pollination is carried out easily। ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसमें, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है इसमें बड़ी आसानी से, और बड़े आसानी से इसमें कंट्रोल्ड क्रॉस पोलिनेशन भी कंडक्ट करवाई जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके अलावा इसके कुछ पॉइंट्स को देखें तो इजी टू ग्रो एंड हैंडल, इसको ग्रो करना इजी है, ज्यादा ध्यान देखभाल नहीं करनी पड़ती, बड़े आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसकी हैंडलिंग भी इजी है। ठीक है, छोटे साइज का प्लांट है इसलिए हैंडलिंग भी इसकी इजी होती है। प्लस एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि पी प्लांट है contrasting traits for a character।
ठीक है। पी प्लांट के अंदर किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मान लेते हैं जैसे हम हाइट ऑफ प्लांट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या हो जाएंगे कि एक प्लांट अगर टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ प्रेजेंट है। फ्लावर कलर की बात करते हैं तो अगर व्हाइट है तो दूसरी तरफ वायलेट है। क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो पी प्लांट में प्रेजेंट थे। और साथ ही साथ मैं इसमें एक लास्ट पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि मेंडल लकी थे कि उन्होंने पी प्लांट चूज किया। ठीक है, क्यों लकी थे? क्योंकि एक तो इसमें क्रोमोसोमल नंबर जो है वो काफी कम है, जीनोम जो है वो छोटे साइज का है। ठीक है, और मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए, 7 कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे मेंडल ने। कौन कौन से? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, प्लांट हाइट, पोड कलर एंड पोड शेप। ठीक है, ये जो 7 कैरेक्टर थे एक आउट ऑफ द 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोमल पेयर के ऊपर ही प्रेजेंट थे और इस तरीके से प्रेजेंट थे कि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि किसी तरह का कोई डेविएशन जो मेंडल के बाद में कई तरह के फिनोमेनन्स को डिस्कवर किया गया, वैसा जैसे कि लिंकेज है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या दूसरी तरह के जो फिनोमेनन्स डिस्कवर किए गए, वो मेंडल को इस प्लांट में, पी प्लांट में उन 7 कैरेक्टर्स के बीच में देखने को नहीं मिले। ठीक है, जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, आउट ऑफ दीस 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, those 7 characters were present on chromosome number 1st, chromosome number 3rd, chromosome number 5th and chromosome number 7। ठीक है, इन 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर वो 7 कैरेक्टर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये गार्डन पी प्लांट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया। और अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था, मेंडलियन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को किन स्टेप्स में कंप्लीट किया। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो था मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का, मैं यहां लिख देता हूं, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। सबसे पहला देखिए 3 स्टेप में, 3 स्टेप्स वर देयर। मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में 3 स्टेप थे और जो सबसे पहला स्टेप था वो था सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट्स एज पेरेंट्स, टू यूज एज अ पेरेंट। आप इतना भी लिख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट्स या सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। ठीक है, तो मेंडल का जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि जिस भी कैरेक्टर के लिए वो क्रॉस करवा रहे हैं उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो प्योर पेरेंट्स अवेलेबल हो। ठीक है, उन ट्रेट्स को लेकर के वो इस चीज को लेकर के बहुत अवेयर थे और उन्होंने पहले स्टेप में क्या किया कि प्योर लाइन पेरेंट्स को सिलेक्ट किया गया फॉर ईच ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया हाइट ऑफ द पी प्लांट, तो हाइट ऑफ द पी प्लांट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, एक टोल, दूसरा ड्वार्फ। प्योर लाइन कहने का मतलब है कि अगर टोल प्लांट है, ठीक है, टोल प्योर लाइन है, तो उससे जनरेट होने वाले जितने भी, उसकी सेल्फिंग से जितने भी नए प्लांट्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे टोल ही होंगे। कोई भी ड्वार्फ ट्रेट वाला प्लांट अपीयर या प्रोड्यूस नहीं होगा ऑन सेल्फिंग। सिमिलरली ड्वार्फ के कंडीशन में भी यही, ठीक है, कि अगर ड्वार्फ प्लांट में प्योर लाइन कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, सेल्फिंग होगी। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट में अगर सेल्फिंग करवाया जाए तो सारे के सारे जो डॉटर प्लांट्स
आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे ड्वार्फ होने चाहिए, टॉल के अंदर वो सारे के सारे टोल होने चाहिए। प्योर लाइन को आज हम होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं, ठीक है, होमोजाइगस स्टेट, और रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये है कंडीशन, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी इज प्योर लाइन फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज प्योर लाइन फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है। तो होमोजाइगस स्टेट्स हैं, प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस प्लांट, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन प्लांट्स टू यूज एज अ पेरेंट, ठीक है। तो ये कैसे किया गया? बाय सेल्फिंग के थ्रू इस चीज को सिलेक्ट आउट किया गया, ठीक है। दूसरा स्टेप जो मेंडल ने यूज किया वो था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स to produce F1 generation. Hybridization between pure line parents to produce F1 generation. जो दो पेरेंटल प्लांट्स सिलेक्ट किए गए थे, एक जिसमें टॉलनेस ट्रेट प्रेजेंट था, दूसरा जिसमें ड्वार्फनेस का ट्रेट प्रेजेंट था, उन दोनों को हाइब्रिडाइज यानी कि क्रॉस ब्रीड करवाया गया, ठीक है, ताकि F1 फिलियल फर्स्ट जनरेशन यानी कि ऑफस्प्रिंग्स की जो फर्स्ट जनरेशन है वो अवेलेबल हो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था। और तीसरे स्टेप में, इन थर्ड स्टेप, सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2 and F3 जनरेशन, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या किया मेंडल ने कि F1 में जो प्लांट्स अवेलेबल हुए उनकी सेल्फिंग करवाई गई, ठीक है। दे आर अलाउड टू सेल्फ ब्रीड। समझ रहे हैं इस चीज को? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। थर्ड स्टेप में मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स अवेलेबल हुए उनको अलो किया फॉर सेल्फ ब्रीडिंग, ठीक है। सेल्फ ब्रीडिंग से क्या हुआ? F2 जनरेशन जनरेट हो गई, F2 जनरेशन बनी, और फिर मेंडल ने F2 जनरेशन को भी सेल्फ ब्रीड करने के लिए अलो किया ताकि उससे F3 जनरेशन बने, ठीक है। तो ये तीन मेन स्टेप थे इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ मेंडल, ठीक है। आई होप कि आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स या सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही इससे नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू। रीड कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।